नमस्कार। बिहार की सियासत में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि उनकी इस नई सरकार में, इस नई टीम में कौन-कौन है और इसके असली राजनीतिक मायने क्या हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो भारतीय राजनीति में बहुत कम ही देखने को मिलता है। 20 नवंबर 2025 को जो ये शपथ ग्रहण हुआ, उसने बिहार में एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत कर दी है। आज हम इसी नई सरकार की टीम का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसकी बनावट कैसी है। फिर जानेंगे कि इसमें बड़े चेहरे कौन हैं और उन्हें कौन से विभाग मिल सकते हैं। इसके बाद इस पूरे बंटवारे के पीछे की राजनीति को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस नई सरकार के सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नई सरकार बनी है, ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिली एक बड़ी जीत का नतीजा है, जिसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। तो ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है 2025 के विधानसभा चुनावों से, जहां एनडीए को जीत मिली। इसके फौरन बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने अपना रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल शुरू किया और उसी दिन 27 सदस्यों वाली एक नई टीम भी तैयार हो गई। अब बात करते हैं इस नई सरकार के मेन प्लेयर्स की और गठबंधन का स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए देखते हैं कि इस नई टीम में आखिर कौन-कौन शामिल है। तो अब जरा सत्ता का समीकरण देखिए। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि सरकार में किसका पलड़ा भारी है। 14 मंत्रियों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी जेडीयू के खाते में 9 मंत्री पद आए हैं और जो बाकी की सीटें हैं वो लोजपा, हम और रालोमा जैसे छोटे सहयोगियों में बटी हैं। तो इस टीम की कमान है किसके हाथ में? जाहिर है सबसे ऊपर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनके साथ सरकार चलाने के लिए बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वहीं संतोष कुमार सुमन और संजय कुमार जैसे नेता गठबंधन के दूसरे साथियों का चेहरा बने हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, किसको क्या मिला। देखिए, पूरी लिस्ट तो अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है और जो पुराने पैटर्न रहे हैं, उनसे हम सरकार की दिशा का एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, पोर्टफोलियो। इसका सीधा सा मतलब है किसी मंत्री की जिम्मेदारी का एरिया, जैसे होम डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखिए, नीतीश कुमार ने सत्ता पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखी है। सामान्य प्रशासन और गृह जैसे सबसे जरूरी विभाग उन्होंने अपने पास ही रखे हैं और अगर 2024 का फॉर्मूला फिर से दोहराया गया तो पूरी उम्मीद है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को वित्त, स्वास्थ्य और नगर विकास जैसे बड़े और पावरफुल मंत्रालय दिए जाएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, रोड कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसे बड़े विभाग हैं जिनका बंटवारा होना अभी बाकी है। और सच कहूं तो इन विभागों का बंटवारा ही सरकार की प्राथमिकताओं का असली इशारा देगा। तो अब तक हमने बात की क्या हुआ, अब बात करते हैं क्यों हुआ। चलिए समझते हैं कि इस मंत्रिमंडल के गठन के पीछे की राजनीतिक रणनीति और समीकरण क्या है। और ये बात पूरी स्थिति को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। कैबिनेट बनाना सिर्फ मंत्रियों को काम सौंपना नहीं होता, ये एक बहुत ही नाजुक पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। तो सवाल यह है कि ये बैलेंस साधा कैसे जाता है। इसके ना 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, पार्टियों के बीच का बैलेंस, मतलब गठबंधन में जितने भी पार्टनर हैं सबको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा है रीजनल बैलेंस, यानी बिहार के अलग अलग इलाकों से मंत्री बनाए जाएं ताकि कोई ये ना महसूस करे कि उसे छोड़ दिया गया है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सामाजिक समीकरण, यानी हर जाति, हर समुदाय को सरकार में अपनी जगह महसूस हो। अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस नई सरकार के सामने असल मुद्दे और रुकावटें क्या होंगी। जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, नई सरकार के लिए आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, उसके ठीक पीछे है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और राज्य में नया इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत। इन्हीं मुद्दों पर सरकार का असली टेस्ट होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस नई सरकार का मेन मिशन है डेवलपमेंट की स्पीड को तेज करना, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और अलग अलग इलाकों के बीच के फर्क को कम करना भी उतना ही जरूरी होगा। तो सवाल यही है, क्या ये नया मंत्रिमंडल जो इतने सारे राजनीतिक समीकरणों को साध कर बना है, बिहार की बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसी असली चुनौतियों से निपट पाएगा? अब देखना यह होगा कि संतुलन साधने की ये कला विकास की रफ्तार में बदल पाती है
या नहीं?